हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का नया चैप्टर, नया टॉपिक न्यूक्लियस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाभिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, मेजर इसके टॉपिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो पूरा डेप्थ में ही सब कुछ पढ़ाने वाला हूं, तो ये पहला लेक्चर है। टू द कॉन्सेप्ट डीप वे में चीज़ों को समझते चलेगा और स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा सेशन आज का, जहाँ पे हम लोग नाभिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट उठता है न्यूक्लियस से। नाभिक चैप्टर। अब नाभिक में अगर सबसे पहले आप समझो तो आपको समझना होगा कि इसके मेजर इसके नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, ये चैप्टर का सबसे पहला स्टेप है कि आपको नाभिक का इसका घटक समझना होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। और यहीं से बिल्कुल बेसिक ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि किसी भी एटम की बात करते हैं तो सेंटर वाला जो पार्ट होता है इसी को हम लोग नाभिक के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग नाभिक कहते हैं। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये चक्कर लगाते हैं अराउंड अ न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं या मतलब ओवरऑल रोटेट करते हैं। तो नाभिक की जब बात आ रही है, मतलब जब न्यूक्लियस चैप्टर की स्टडी हम करते हैं तो हमें आउटर मोस्ट सेल से कोई वास्ता नहीं है। ये बात आप अब क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि ये मॉडर्न फिजिक्स का स्पेशल चैप्टर है। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल की कहानी है, आउटर मोस्ट सेल की, हमें इनसे कोई वास्ता नहीं है और ना हमें इलेक्ट्रॉन्स से वास्ता होगा जो कि चक्कर लगा रहे हैं, मतलब जो रोटेट कर रहे हैं, हम उनसे कोई वास्ता नहीं है। हम मेनली आ चुके हैं इस न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के भीतर हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा यही है कि हमें समझना था कि नाभिक के घटक कौन कौन से होते हैं। तो नाभिक के घटक में आप सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए। एक हम जानेंगे प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि नाभिक के भीतर कौन सा घर है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन का घर है और नाभिक के भीतर न्यूट्रॉन का घर है। ठीक, तो दो ही लोग हैं। आपका जवाब बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। जो प्रोटॉन होता है ये धनावेशित भाग है। नाभिक के भीतर जो नाभिक के भीतर का एरिया है उसमें जो प्रोटॉन रहते हैं वो धनावेशित भाग होता है, धनावेशित हिस्सा है। ये प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित भाग है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर हम बात करें इसके मास की, किसके, प्रोटॉन के मास की, तो थोड़ा फैक्चुअल चीज़ों में आपको कॉन्सेप्ट, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। थोड़ा सा ये डाटा के साथ में इसलिए चल रहा हूँ, अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि नाभिक के घटक का इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बताएंगे जो सुन के आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। धीरे वे में चल रहा है, डेप्थ वे में 3 क्लासेस में इसको खत्म करेंगे। कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है। नाभिक के घटक में प्रोटॉन का घर होता है, नाभिक के भीतर प्रोटॉन का घर होता है। प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित भाग है, मतलब जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और प्रोटॉन का मास होता है 1.6726 इंटू 10⁻27 kg। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। तो जो ये न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन कण होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन कण है, मतलब इस पे कोई आवेश नहीं होता है। ये चार्जलेस पार्टिकल, मतलब आवेशहीन पदार्थ है। ये, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। आवेशहीन मतलब चार्जलेस। और अगर न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो ये होता है 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg।
बस यही फैक्ट मैं लिखने वाला था, जो मैं पूरे फैक्चुअल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा था। शुरू का हिस्सा देख करके बेटा हमें पहली नज़र में लगता है कि ये भी है 1.67 और ये भी है 1.67, हम दोनों को सेम मान लेते हैं, क्योंकि डाटा आप देखो 1.67 10⁻27, 1.67 यहाँ 10⁻27। एक नज़र में जनरली बच्चा कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बिल्कुल बराबर है, लेकिन जब आप इसके डेप्थ में जा करके पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये देखो 2 6 है, 6 7 के बाद 2 6 है, और यहाँ पे 6 7 के बाद 4 8 है। यहाँ से एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से आपको प्यारा सा फैक्ट सीखने को मिला कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कंपैरिजन टू प्रोटॉन ज़्यादा होता है। पहला फैक्ट हमें समझ में आया कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आप यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, मास ऑफ न्यूट्रॉन मतलब जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का ये वाला हिस्सा, ये स्लाइटली ग्रेटर देन, थोड़ा सा बड़ा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। हाँ, अब वो अलग बात है कि हम इसी चैप्टर में, ये तो डेप्थ लेवल का कॉन्सेप्ट था ना, डीप लेवल की फैक्चुअल बातें थी कि हम जब इतना डेप्थ में पढ़े होंगे तब जान पाएंगे ना कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। बाकी इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एवरेज मास, एवरेज मास लेकर के चलते हैं, और वो एवरेज मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हम ये न्यूमेरिकल में लेके चलते हैं। इतना आपको फैक्ट समझ में आया? नाभिक के घटक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। मास ऑफ प्रोटॉन याद रखिएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखिएगा। अब यहां से अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक होता है कि न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियॉन क्या होता है। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स? ये न्यूक्लियॉन क्या होता है? न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं भैया? जिनको मालूम हो बताइएगा। देखो, न्यूक्लियॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का समूह कहलाता है न्यूक्लियॉन। ध्यान से समझिएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों का समग्र स्वरूप, दोनों का मिला जुला, मतलब जो फॉर्मेशन है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन। प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कहलाता है न्यूक्लियॉनों की संख्या। तो आपको क्या समझ में आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्टिवली कलेक्शन कह लो एक प्रकार से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कलेक्शन ही कहलाता है न्यूक्लियॉन। और अगर बात करें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की मतलब न्यूक्लियनों की संख्या। अगर आपसे बोले न्यूक्लियनों की संख्या, तो न्यूक्लियनों की संख्या में आप जवाब दोगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। न्यूक्लियॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समग्र स्वरूप ही कहलाता है न्यूक्लियॉन। निकालने का तरीका छोटा सा आपको जनरली मैंने पढ़ा दिया। अब हम समझते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक जिसको कहते हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी यूज होने वाला है, इसीलिए पूरा बेसिक से चल रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक। आप पढ़े होंगे ये बेसिक। देखो, परमाणु क्रमांक जो होता है ये सिंपल सा किसी तत्व के, जो परमाणु क्रमांक होता है ये किसी तत्व में निहित कुल प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब
किसी तत्व में कितने प्रोटॉन हैं उसके संख्या को रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा कीवर्ड समझिएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है किसी तत्व में कुल प्रोटॉनों की संख्या को ये बताता है, कुल प्रोटॉनों की संख्या को। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एटॉमिक नंबर का जो मतलब होता है इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, और जेड बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस इतना ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये फैक्ट भी आप रिकॉल रखिएगा, ये सब बेसिक पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी इसका यूज है, तुरंत इसका मैं यूज करने वाला हूं। जो एटॉमिक नंबर होता है इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें मेनली प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है, और जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बेसिक क्लियर। अब यहीं पे बता देते हैं कि एटॉमिक नंबर अगर हम पढ़ लिए तो नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर, मास नंबर जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु भार या अणु भार। मास नंबर, परमाणु भार क्या होता है? तो देखिएगा भैया, ये जो मास नंबर होता है ये कुल न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। जो परमाणु भार होता है ये उस नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ध्यान से इसको नोट करके लिख लीजिए। जो परमाणु भार होता है, परमाणु भार, तो किसी परमाणु में भार किसके कारण है? उसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो परमाणु भार होता है ये टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को बताता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को, जिसको हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियनों की संख्या को बताता है। कौन? ये न्यूक्लियनों की संख्या। मास नंबर किस बात को प्रदर्शित करता है? मास नंबर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, ये कुल न्यूक्लियनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। अगर आपको सिर्फ ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट, तो जो बातें अभी आपको इस वीडियो को देखते समय दिमाग में चल रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही कॉन्सेप्ट होगा कि जब किसी एलिमेंट को एक्स, जेड, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पढ़े हैं बेटा, देखो यहां भी काम का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। एनी अननोन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय एक्स वेयर दिस इज जेड एंड दिस इज ए। इस पूरे सिंबल को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इस सिंबल को ही कहा जाता है न्यूक्लियोइड। इस सिंबल को बेटा कहा जाता है न्यूक्लियोइड। बहुत प्यार से समझिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट मैं देने जा रहा हूं। आप नो डाउट इस कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, लेकिन जब हम किसी एलिमेंट को इस रिप्रेजेंटेशन के साथ मतलब प्रदर्शित करते हैं, इस रिप्रेजेंट के साथ दिखाते हैं, तो इसको कहते हैं उस तत्व का न्यूक्लियाइड। उसका न्यूक्लियाइड स्वरूप यह है, न्यूक्लियाइड इसको कहते हैं। और अब आपको पता चल गया होगा जो पढ़ाया गया है, Z जो होता है, Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही तो पढ़े हो, यही तो पढ़े हो। किसी उदासीन कण के लिए किसी मतलब क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट पर जो एलिमेंट होता है, नॉर्मल, एक्साइड स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल ग्राउंड स्टेट पे जो एलिमेंट होता है, उस शर्त में Z इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। यही तो आप लेकर के चलते हो, बचपन में सवाल खूब लगाए हो इस पे भर भर के। जो Z होता है ये प्रोटॉनों की संख्या को खास तौर पर रिप्रेजेंट करता है, यही तो आपको पढ़ाया गया है। मैं सवाल ही करवाने चल रहा हूं। Z जो होता है वो सीधा सीधा किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोटॉनों की संख्या को। और कॉन्सेप्ट फिर कहता है जो A है, एटॉमिक वेट, ये A जो A है, जो A है ये बताता है प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस
न्यूट्रॉनों की संख्या, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को फील करते हुए चलिएगा। जो ए होता है मास नंबर, जो ए होता है मास नंबर, ये प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो मुझे खुद से बताओ, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, तभी तो आपको फॉर्मूला सिखा दिया जाता है। कौन सा फॉर्मूला, लिख लो इसको। तभी तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया जाता है कि A माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। A माइनस जेड इज इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर तुम चाहते हो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना, किसी तत्व के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला सब्स्टिट्यूट कर देते हो। क्यों सब्सट्रैक्ट कर देते हो? जो A है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों हैं, और Z का मतलब है परमाणु क्रमांक, मतलब प्रोटॉनों की संख्या। तो A माइनस जेड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन ही तो बचेंगे। अब इसका तुरंत हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। छोटा सा दो क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 1H1, एक हमने ये एलिमेंट लिया, ये न्यूक्लियाइड स्वरूप है, तो इसमें कुल प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा? 1 होगा, एकदम सही है। और अगर मैं इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बोलूँ तो 0, 1 माइनस 1 0। अगर हम बात करते हैं हीलियम पार्टिकल का, 2He4, ये न्यूक्लियाइड स्वरूप है, इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो प्रोटॉन होंगे 2। न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो 4 माइनस 2। ठीक, क्लियर। एक और ले लेता हूं, 1H3, आप नाम सुने होंगे, ये आने वाला है, इसको ट्राइटियम कहते हैं, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये। ठीक, तो 1H3, इसमें कितने प्रोटॉन? 1 प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन? 3 माइनस 1, 2 न्यूट्रॉन। तो उम्मीद करता हूं सीख लिए होंगे। अगर यहां से मैं एक और क्वेश्चन करवाना चाहूं तो सोडियम, इसका होता है 11, सोडियम 23.5, सॉरी ये गलती से पॉइंट लिखा है, 23.5। तो क्या लिखोगे? इसमें 11 प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन, और 23 में से 11 घटा दो, 23.5 माइनस 11, इतने न्यूट्रॉन हैं। ठीक, सीख लिए। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बराबर है, तो इसमें कहने की जरूरत है नहीं, सभी में चलो मैं ऐड कर दे रहा हूं बेटा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बराबर होता है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 1 इलेक्ट्रॉन। सेम उसी तरह यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? तो 11 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अब आगे मूव ऑन कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत ना हो। चलिए अब आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये हमने पूरा बेसिक आपको पढ़ा दिया, बेसिक था ये। अब हम लोग सीखने चलते हैं कि क्या होता है समस्थानिक, क्या होता है समभारिक, और क्या होता है समन्यूट्रॉनिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट समस्थानिक से। सबसे पहले हम लोग समस्थानिक या समप्रोटॉनिक के बारे में समझेंगे। तो चलिए, ये पहला टॉपिक समस्थानिक, नाम पढ़ के लग रहा है समस्थानिक। समस्थानिक मतलब सेम एटॉमिक नंबर, पढ़ के लग रहा है समस्थानिक। समस्थानिक को ही कहते हैं समप्रोटॉनिक, क्योंकि समस्थानिक का मतलब है एटॉमिक नंबर किसको बताता है? प्रोटॉनों की संख्या को, तो समप्रोटॉनिक। और इंग्लिश इतनी अच्छी है, सीधा सीधा इसको कहो आइसोटोप्स। इंग्लिश यही इसीलिए अच्छी कही जाती है क्योंकि इजी है, आइसोटोप्स। चलिए आइसोटोप्स के बारे में समझते हैं, क्या होता है आइसोटोप्स। समस्थानिक या समप्रोटॉनिक, आप केमिस्ट्री में पढ़े हैं कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हों, परमाणु क्रमांक सेम हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो। यही होता है ना, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होना चाहिए। तो समस्थानिक में होता क्या है कि सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलिए ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी।
एटॉमिक नंबर का मतलब परमाणु क्रमांक समान होगा और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग। उदाहरण, तुरंत उदाहरण, आप पढ़े हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। भैया ये टॉपिक केमिस्ट्री का होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं आती है, लेकिन कुछ तो आती है, इसीलिए इसके फैक्चुअल बातें मैं मतलब रट के आया हूँ ताकि लिख सकूँ अच्छे से। तो ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, जिसको हम लोग इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, इसको हम लोग ड्यूटीरियम कहते हैं, ड्यूटीरियम, और इसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं। आप केमिस्ट्री में इतना पढ़े होंगे, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। और यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू देखना चाहो तो सबका एटॉमिक नंबर सेम है 1, तीनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सबका अलग अलग है, सब चेंज है। कैसे सर? यहाँ पे 1 - 1 0, यहाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। तो आप देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लैंग्वेज बिल्कुल सही सेट हो रही है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और कुछ लिए हुए हैं इसके एग्जाम्पल, तो आप इसके एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिएगा। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। 8 ऑक्सीजन 16, ये भी समस्थानिक है। 8 ऑक्सीजन 17, ये भी समस्थानिक है। और 8 ऑक्सीजन 18, ये ऑक्सीजन के भी 3 समस्थानिक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, 17 क्लोरीन 35 एंड 17 क्लोरीन 37। और सेम इसी तरह यूरेनियम के भी 2 समस्थानिक हैं, लिख लीजिएगा। यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। ये समस्थानिक टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं समभारिक की। अब हम लोग समभारिक की बात करेंगे। चलिए समभारिक के बारे में समझते हैं। समभारिक, इसको हम लोग आइसोबारिक कहते हैं। चलिए समभारिक में क्या होगा, नाम से क्लियर है। समभारिक, समभारिक का मतलब है न्यूक्लियॉन की संख्या सेम होगी। पता है आपको, न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या समान होगी, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए, नाम से क्लियर है। समभारिक मतलब जिनके परमाणु भार बराबर हों, जिनके परमाणु भार बराबर हो तभी तो समभारिक कहोगे। और परमाणु भार किसको बताता है? न्यूक्लियॉनों की संख्या को, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे न्यूक्लियॉनों की संख्या बराबर होगा, न्यूक्लियॉनों की संख्या, यहाँ पर न्यूक्लियॉनों की संख्या बराबर होगा, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होंगे। आप समझना चाहें तो बहुत डेप्थ में समझ सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट फॉर एनी एलिमेंट। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका सबसे प्यारा एक एग्जाम्पल है 1H3 एंड 2 हीलियम 3। ये 2 समभारिक तत्व हैं। समभारिक 1H3 प्रोटियम ट्राइटियम और 2H3 हीलियम का समस्थानिक। तो ये दोनों क्या हैं? समभारिक। आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियॉन सेम है, न्यूक्लियॉन सेम है। सर कैसे? ये देखो, यहां भी 3, यहां भी 3, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट डिफरेंट। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं 6C14 एंड 7 नाइट्रोजन 14। ये भी एग्जाम्पल बहुत सटीक है। ये भी समभारिक का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण। देखो 14 और 14
सेम है कि नहीं, न्यूक्लियनों की संख्या बिल्कुल सेम, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट डिफरेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों डिफरेंट डिफरेंट। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 9 फ्लोरीन 17। एग्जाम्पल बेटा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फैक्चुअल बातें हैं, धीरे धीरे आप लिखते लिखते इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल से हमें समझ में आ जाता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। परमाणु भार समान होना चाहिए, ये देखो ए दोनों का सेम है, किसी एलिमेंट का ए सेम हो और सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो तो वो किस में चला जाएगा, समभारिक में। तो 17 सेम है, बाकी ये क्या हो गया, समभारिक। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट उठता है, हम लोगों ने समस्थानिक पढ़ लिया, हम लोगों ने समभारिक पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने की बारी है, जरा खुद के दिमाग से सोचो। तो अब हम लोग सम न्यूट्रॉनिक पढ़ने चलेंगे, अब हम लोग सम न्यूट्रॉनिक पढ़ेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, जहां पे न्यूट्रॉनों की संख्या सेम हो जाए वो सम न्यूट्रॉनिक। इसको हम लोग आइसो न्यूट्रॉन्स कहते हैं, आइसो न्यूट्रॉन्स, आइसो न्यूट्रॉन्स। तो चलिए आइसो न्यूट्रॉन्स क्या होता है। जाहिर सी बात है, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, ठीक है। इनका Z और A डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, बट A माइनस Z की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, जो A होगा वो डिफरेंट हो जाएगा, A की वैल्यू डिफरेंट रहेगी, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होगा, ये डिफरेंट होगा। और Z भी क्या होगा, डिफरेंट, Z भी होगा डिफरेंट, बट A माइनस Z विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन बराबर करना है बेटा। तो A माइनस Z क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये फिक्स होगा, ये सेम होगा, मतलब सेम न्यूट्रॉनिक, सेम न्यूट्रॉन्स। अब इसका उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण आपके सामने, लिथियम का 3 लिथियम 7 एंड 4 बेरिलियम 8, ये सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे, 7 माइनस 3 कर दो 4 आएगा, देख लो, 7 माइनस 3 4, यहाँ पे 8 माइनस 4 4, दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, तो ये किस में चला गया, किस कैटेगरी में, सम न्यूट्रॉनिक। और उदाहरण देख लेते हैं इसका, 1H3 और 2He3 2He4, हीलियम का पार्टिकल ले लो। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, आप निकाल के चेक कर लो, ये दोनों सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे, 3 माइनस 1 2, A माइनस Z कर दो, A माइनस Z, यहाँ पे 4 माइनस 2 तो कितना हो गया, 2। तो ये हमारे किस कैटेगरी में चलेगा, सम न्यूट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 11 सोडियम 23 और 12 मैग्नीशियम 24। इन सभी कॉन्सेप्ट्स में आपको एक बात बिल्कुल कॉमन दिख रहा होगा, एक बात बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। 23 में से 11 घटा दो कितना होगा भैया, 23 में से 11 घटा दो कितना होगा, 12 बचा। 23 में से 11 घटाओगे 12 बचा, और इधर 24 में से 12 घटा दो तो कितना बचा, 12। ये 12 बराबर 12 किस बात को बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 2 बराबर 2 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और 4 बराबर 4 किसको बता रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब पढ़ के देखो, A माइनस जेड सेम है, सब में देख लो A माइनस जेड सेम है। क्या डिफरेंट है, A डिफरेंट, ये देखो 3 है, ये देखो 4, हो गया ना डिफरेंट। जेड भी अलग है, ये देखो ये 7 है, ये 8 है, मतलब सही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ यहाँ पे जेड डिफरेंट है 11, और ये देखो 12, डिफरेंट डिफरेंट, और जेड भी डिफरेंट 23 24। यहाँ देखो 1 2 3 4, मतलब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट एकदम सटीक बैठ रहा है। समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, तीनों हमारा क्लियर। एक नई चीज आपको पढ़ाते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पहली बार हो सकता है इसका नाम भी सुन रहे हो। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुने हैं, लेकिन यहां पर आप नहीं सुने होंगे। उस टॉपिक का नाम है आइसोमर्स।
जैसे आइसोप्रोटॉनिक, आइसोबारिक, आइसो न्यूट्रॉन्स होता है, सेम उसी से कोरिलेट आइसोमर्स होता है। क्या होता है आइसोमर्स? ये थोड़ा सा एक नई भूमिका आपको देंगे, हो सकता है कि शायद आप ना पढ़ें, इसलिए अलग से इसको लिख लीजिएगा। आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स क्या होते हैं? ये मैं ऑर्गेनिक के आइसोमर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ऑर्गेनिक के आइसोमर की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ बेसिक अपना कोरिलेट करना चाह रहा हूं। तो इसमें आप याद रखिएगा, एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स एंड सेम न्यूट्रॉन्स। आइसोमर्स का मतलब होता है, आइसोमर्स का मतलब होता है एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स प्लस सेम न्यूट्रॉन्स, सेम न्यूट्रॉन्स, बट देयर एग्जिस्टेंस इज, बट देयर एग्जिस्टेंस, but their existence are in different energy states, in different energy states। कहने का मतलब बेटा, हो सकता है कि किसी दो तत्व के, थोड़ा सा फील करके पढ़ने की कोशिश करिएगा, फील करके, हो सकता है कि किसी दो अलग अलग तत्व के प्रोटॉन सेम हो जाएं, न्यूट्रॉन भी सेम हो जाएं, लेकिन इनका जो एग्जिस्टेंस होगा वो कुछ ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि वो एलिमेंट कुछ देर के लिए ग्राउंड स्टेट में हो, और हो सकता है उसका दूसरा वाला जो आइसोमर्स है वो किसी ग्राउंड किसी आयनाइज स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में हो, किसी एक्साइटेड स्टेट में हो। ये कहने का सेंस है, वो किसी भी सेल में हो सकता है। तो यहां मैं नंबर ऑफ सेल्स की बात नहीं करूंगा कि किस सेल में है। कहने का सेंस यह है कि दो एलिमेंट अगर प्रोटॉन सेम है, न्यूट्रॉन सेम है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस के लिए सबसे मस्ट कंडीशन है, इनके एग्जिस्टेंस का सबसे मस्ट कंडीशन है कि ये डिफरेंट एनर्जी स्टेट में बिलोंग करेंगे, मतलब पाए जाएंगे, सेम एनर्जी स्टेट में कभी नहीं पाए जाएंगे। तो इसीलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप अलग से लिख लीजिएगा। ये भी एक हमारा छोटा सा बेसिक क्लियर। अगर आपको दिक्कत ना हो, इतनी चीजें हमने अच्छे से पढ़ा दिया, तो वैसे तो नंबर आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट अब नंबर आता है कि हम लोग नाभिक के घनत्व का अध्ययन करें, लेकिन इस टॉपिक को डिफरेंट वीडियो में, अलग वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ताकि हम लोग घनत्व को एक साथ पढ़ सकें, बल को एक साथ पढ़ सकें, और उसके आयतन वगैरह का जो भी डिस्कशन है किसी एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ सकें। और पूरा ये कन्वर्जन कुछ इस तरीके से डिपेंड होगा, हम लोग AMU के बारे में भी समझेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट इन दिस चैप्टर, कैसे इसका कन्वर्जन है। तो ये सारे वीडियो को एक सेपरेट वीडियो में अलग से रखूंगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूक्लियस के सेकंड पार्ट पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए वीडियो को। ये पहला बेसिक इंट्रोडक्शन तगड़ा वीडियो था, जहां पे न्यूक्लियस का मैंने बेस बिल्कुल खतरनाक आपके सामने रखा हुआ है।